नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। 3 विधायकों के साथ कमल का साथ छोड़कर साइकिल पर सवार हुए स्वामी प्रसाद मौर्य। क्या है संजीव गुप्ता की दावेदारी का राज और ब्रजपाल तेवतिया को क्यों करनी पड़ी 2 सीटों से दावेदारी। योगी सरकार में श्रम मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के साथ साइकिल की सवारी कर ली है। मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर सपा में शामिल हो गए हैं। ये भाजपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। उनके साथ 3 विधायक भी शामिल हुए हैं। योगी सरकार में श्रम मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा को बड़ा झटका दे दिया है। उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। खुद अखिलेश यादव ने यह जानकारी ट्वीट कर साझा की। अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ अपनी फोटो ट्वीट की और लिखा कि सामाजिक न्याय, समता, समानता की लड़ाई लड़ने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके साथियों का सपा में स्वागत है। इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना त्यागपत्र ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों, लघु मध्यम वर्ग के व्यापारियों की उपेक्षा के कारण योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे रहा हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ भाजपा के 3 और विधायक भी सपा में चले गए हैं। इनमें बांदा से ब्रजेश प्रजापति, शाहजहांपुर से रोशनलाल और बिल्हौर से भगवती प्रसाद सागर शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। विधानसभा चुनाव के साथ ही बहुत कुछ बदला है। गाजियाबाद शहर विधानसभा सीट पर टिकट के दावेदार भी बदले हैं। इस सीट पर कारोबारी संजीव गुप्ता ने भी दावेदारी कर दी है। प्रस्तुत है युग करवट के साथ उनकी बातचीत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष त्यागी। आप देख रहे हैं युग करवट। कोविड की बात करें तो बड़ा कठिन समय चल रहा है। विशेषज्ञ बता रहे हैं कि हम तीसरी लहर की पीक की तरफ जा रहे हैं। आप सभी लोगों से अनुरोध है, मास्क पहने, सामाजिक दूरी का नियम बनाएं, पालन करें, हाथ धोते रहें। थोड़ी सी चूक हमें फिर से लॉकडाउन की तरफ ले जाएगी और तब हम सरकार को दोष देंगे। इसलिए अभी से हम और आप सब लोग मिलकर सतर्क रहें, अपना बचाव करें। जैसा कि आप जानते हैं, युग करवट के इस यूट्यूब चैनल पर हम शहर के अलग अलग लोगों से बात करते हैं, अलग अलग मुद्दों पर बात करते हैं। फिलहाल विधानसभा चुनाव का माहौल है। टिकट के लिए सबसे ज़्यादा मारामारी भारतीय जनता पार्टी में है। गाजियाबाद की 500 सीटों पर यही हाल है, बहुत दावेदार है। एक दावेदारी ने सबको चुकाया है, जो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आई है, और वो है गाजियाबाद शहर के बड़े कारोबारी और समरकूल कंपनी के चेयरमैन हैं संजीव गुप्ता जी। संजीव जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत करता हूँ। नमस्कार। पहला सवाल मेरा यही है, आखिर टिकट के लिए दावेदारी की जो आपने की है, इतनी देरी से की है, बहुत देर क्यों की हुजूर आते आते? मैं संजीव कुमार गुप्ता, महानगर कोषाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी गाजियाबाद। क्या था कि पारिवारिक जो हमारी पृष्ठभूमि है वो राजनीतिक नहीं है, और परिवार के लोग ये मानते थे कि जो राजनीति में लोग होते हैं वो थोड़ा अलग टाइप के होते हैं और हम उस लायक नहीं है कि हम वो सब काम कर सकें। लेकिन अब कुछ टाइम से, जब से 5-7 साल से उसमें बदलाव आ रहा है राजनीति में भी। जब से मोदी जी की और योगी जी की डबल इंजन की सरकार आई है तो गुंडा राज भी ख़त्म हुआ है, माफिया राज ख़त्म हुआ है, मतलब बहुत कुछ चेंजिंग है। तो लोगों, पढ़े लिखे लोग, युवा भी आ रहे हैं वोट डालने के लिए, तो अब काफ़ी चेंजिंग हो रही है। और ये नहीं कि बूथ कैप्चरिंग होती है, सब ईवीएम से है, तो बहुत कुछ चेंज हो रहा है। और मैं तो नहीं चाहता था कि मैं चुनाव लड़ूं, फिर भी, या परिवार वाले नहीं चाहते थे, लेकिन जनता की डिमांड पर जो अलग अलग वर्ग के लोग हैं शहर विधानसभा क्षेत्र के, तो वो सब चाहते थे, हर बिरादरी के लोग, कि मैं चुनाव लड़ूं। मैंने उनसे बहुत मना करा, लेकिन लास्ट में मैं उनका आग्रह नहीं टाल पाया। शहर विधानसभा ही नहीं, मुझे हर विधानसभा में लोग चाहते हैं, लेकिन सबने कहा कि भाई साहब यहाँ से लड़िए। तो मैंने अपना आवेदन कर दिया महानगर अध्यक्ष जी को, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष जी को भेज दिया है। बाकी अब उनको मालूम, जो निर्णय टिकट का नेतृत्व करेगा, दे दे, आपकी लिए शुभकामनाएं। हाँ। लेकिन आप रहते मुरादाबाद सीट क्षेत्र में हैं, आपने दावेदारी के लिए गाजियाबाद नहीं, मैं तो, मेरा पुराना घर तो मैं वहीं सिटी से हूँ। मेरा सेक्टर 23 में भी, मेरा गाजियाबाद सिटी में भी मेरे तो बहुत घर हैं, कम से 50 घर हैं, और 2000 तो मेरे रिश्तेदार हैं गाजियाबाद में हैं। और मेरा हर परिवार मेरा अपना परिवार है। सब लोग, हर मोहल्ला, हर गली, आप बताओ जहाँ ना हो, जो जहाँ संजीव गुप्ता को ना जानते हो, अगर पार्टी सर्वे करा ले, सर्वे कराया है पार्टी ने, मेरा नाम सबसे ऊपर आया है। जितने भी सर्वे हुए हैं
सब में मेरा नाम आया है। तो दावेदारी तो पांचों विधानसभाओं पे बहुत लोगों ने भाजपा से की है, आपकी दावेदारी पे ही इतना तूफान क्यों उठा है? ऐसा है, लोगों को मालूम है, एक तो जो प्रत्याशी उनको भी मालूम है कि ये स्वच्छ छवि के आदमी हैं और धर्म कर्म वाले आदमी हैं। दूसरा, लोगों में हर्ष का उल्लास है, केवल वैश्य समाज में नहीं, चाहे पंजाबी समाज हो चाहे ब्राह्मण समाज हो, उनको लगता है कि संजीव अपना आदमी है, शहर का आदमी है, हमारे बीच का आदमी है और हमारी बात सुनी जाएगी और पूरे मजबूती के साथ सुनी जाएगी। इसलिए मीडिया ने भी आपकी काफ़ी सराहना की है सभी तरह से। नहीं, मीडिया तो जो चौथा स्तंभ है और जो दिखता है वो लिखते हैं आप लोग। जो आपको पता है कि भाई संजीव गुप्ता के बारे में 25-30 साल का इतिहास, कि कभी मेरे ऊपर को भी आज तक 1 रुपये का कोई ब्लेम नहीं है। मैंने कभी किसी की कोई ये नहीं, किसी अगर मैं व्यापार की बात करूं, किसी की पेमेंट नहीं दी, लेट कर दी या कुछ भी, या धर्म कर्म के काम में भी माता रानी के आशीर्वाद से एक छोटा सा माँ वैष्णो धाम का सबके सहयोग से मंदिर का निर्माण हुआ। जैसे कटरा में सारी व्यवस्था वो वहाँ है और हर हफ्ते वहाँ भंडार होता है सबके सहयोग से। यूपी के मतलब आसपास के जिले का यूपी और दूर दूर से लोग श्रद्धालु वहाँ आते हैं। अच्छा, आज एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है कि स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा छोड़कर चले गए जी, अखिलेश के साथ चले गए। उन्होंने जो बयान दिया उसमें कहा है कि लघु मध्यम वर्ग का जो व्यापारी है उसकी भाजपा सरकार में उपेक्षा हुई है। आप इसको कैसे देखते हैं? ऐसा है, जिसका कहना है बिल्कुल गलत है। मैं भी मध्यम वर्गीय व्यापार, मेरी भी फैक्ट्रियां हैं, एमएसएमई में ही है। जो पहले स्थिति थी वो बहुत गलत थी कि पूरे देश में अगर 28 या 27 उस टाइम स्टेट थे, सब में टैक्स की मात्रा अलग अलग थी। अब क्या है, 1 नेशन 1 टैक्स, पूरे हिंदुस्तान में एक ही टैक्स है। अगर मैं अपनी इंडस्ट्री की बात करूं तो अब से 4 जीएसटी से पहले पंजाब में अगर कूलर पे टैक्स 5% था, राजस्थान में 5% था, तो पंजाब में 12% था और यूपी में 18% जीएसटी थी उसके ऊपर, पहले 12% एक्साइज थी। तो 30% अगर कोई 100 रुपये की आइटम है वो 30 रुपये, 100 रुपये में 30 रुपये हो गए, यहाँ से लेना पसंद करेगा या पड़ोसी राज्य से ले आएगा जाके। अब पूरे देश में एक ही टैक्स है, 1 नेशन 1 टैक्स। इससे बहुत बढ़िया हुआ। उसके अलावा एमएसएमई में इन्होंने क्या कर दिया कि पहले फार्म लेने जाता था आदमी, 31 नंबर फार्म, पहले अपनी डिटेल बनाओ, सब फार्म ख़त्म कर दिए। उसके बाद जब उसे लाते थे माल रोक लेते थे, अंडर वैल्यू है, वो सब सिस्टम खत्म हो गया। ना 30 की ज़रूरत, फिर सी फार्म देने पड़ते थे। अब सी फार्म की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर अगर मैं संजीव गुप्ता की फैक्ट्री गाजियाबाद में है और उसको बॉम्बे माल भेजना है तो या तो उसको वहाँ अपना ऑफिस या हेड ऑफिस बनाना पड़ेगा। तो अब इसमें सहूलियत होगी सब में? हाँ, सब में सहूलियत होगी। अब उसको वहाँ ऑफिस बनाने की ज़रूरत नहीं है। पहले यहाँ 2% CST लगा के देते थे हम और सी फार्म लेते थे। अब ना कोई सी फार्म लेना, ना 2% CST लगानी, ना उसे वहाँ गोदाम बनाना। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हम कहीं भी माल, कोई भी छोटा व्यापारी भी, महिला व्यापारी भी, कोई भी बेच सकता है। अच्छा, चलिए वापस चुनाव की दावेदारी बात करते हैं। अतुल गर्ग जी गाजियाबाद शहर सीट से विधायक है, जिनके सामने आप टिकट मांग रहे हैं। सभी जानते हैं उन सबके संबंध बहुत मधुर हैं, अच्छे रिश्ते हैं आपके, फिर उनके सामने टिकट कैसे मांग रहे हैं? भाई साहब, ये तो मैं तो पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, महानगर कोषाध्यक्ष हूँ, छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। संबंध अलग जगह हैं और कार्यकर्ता अपना बात रखनी अलग जगह है। तो अगर मेरे बड़े भाई अतुल जी को भी टिकट मिलेगा तो हम मोदी जी को, योगी जी को देखते हुए, कमल के फूल को देखते हुए श्री राम के चरणों में वोट कराएंगे। और अगर जिसको भी टिकट मिलेगा, चाहे अतुल जी को मिले, तो हम तन मन धन से उसको चुनाव। अच्छा, अगर आपको टिकट मिलता है, भाजपा आपको गाजियाबाद शहर सीट से प्रत्याशी बना देती है जी, आप किन, गाजियाबाद विधानसभा की, यूपी की भी बात नहीं कर रहा हूँ, प्रदेश लेवल नहीं, गाजियाबाद विधानसभा के किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में जाएंगे? जो वहाँ समस्याएं हैं, विजयनगर में है या गौशाला फाटक की समस्या है, पानी भरने की समस्या है, सीवर की समस्या है, बिजली की समस्या है, मतलब वह तमाम परेशानियां। लोगों को उम्मीद थी कि योगी जी आएंगे और अतुल जी आ गए हैं, लोकल हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं हुए। ओवर ब्रिज का भी काम जनरल साहब ने, अतुल जी ने, जिन लोगों ने भी कराया, वो काम बहुत हुए हैं, लेकिन जितने काम होने चाहिए थे अभी कुछ रह गए हैं। और अब डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी सरकार अपनी है और राज्य में भी अगर है और दोबारा आ जाएगी, तो उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि जल्दी से, बहुत तेज़ी से वो सब काम जनरल साहब के साथ लेके और
अनिल अग्रवाल जी को साथ लेके और योगी जी से मिलके और जिस विभाग की जो होगी वो सबको मिलके और वो उसको कराया जाए। अच्छा, डबल इंजन की सरकार पिछले 5 साल से भी चल रही है। अतुल जी 5 साल से मंत्री भी हैं, 2 डिपार्टमेंट के अलग अलग मंत्री रह चुके हैं जी। उन्होंने कहा था विधायक बन गया जी तो लाइन पार क्षेत्र को कनॉट प्लेस बना दूंगा। जी जी। अब आप भी स्वीकार कर रहे हैं काम नहीं हुए हैं, तो कनॉट प्लेस का सी भी वो लाइन पार को नहीं बना पाए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि काम नहीं हुए, काम हुए हैं, कुछ कमियां रह गई होंगी, कुछ फाइल पास नहीं हुई होंगी, मतलब कई बार हकीकत में कुछ और होता है, करना आदमी चाहता है, उन्होंने भी पूरे प्रयास करे होंगे, हर आदमी अपनी तरफ से प्रयास करता है, कहीं कुछ ना कुछ कमियां रह गई होंगी, उन्हें सुधारा जाएगा। आगे अगर कोई बात होगी हम भी उनसे बात करेंगे और हमें टिकट मिला तो हम समस्याएं देख के हम उनको समाधान कराएंगे। अच्छा, आप कारोबारी भी हैं, भाजपा के महानगर कोषाध्यक्ष भी हैं, इसके अलावा वैश्य संगठनों से कब जुड़े हुए हैं। पिछले दिनों वैश्य सम्मेलन भी आप लोगों ने किया जी, जिसमें आपने राजनीतिक महत्व की बात की थी जी। क्या ऐसा क्यों लगता है कि गाजियाबाद में वैश्य समाज को राजनीतिक महत्व नहीं मिल रहा है? मंत्री भी हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं। सभी पार्टियां वैश्यों की बात नहीं करती। दिक्कत क्या है, वो दिखाते हैं कि भाई क्षत्रिय इतने, यादव इतने और दलित इतने और ये इतने जी। अगर कहीं कहीं वैश्य को दिखाते भी हैं तो 1%, 1.5%, 2%। दिक्कत क्या है कि हम लोगों की जो काउंटिंग हुई वो एक साथ नहीं हुई। मान लो कहीं तो केजरीवाल हैं, कहीं जायसवाल हैं, कहीं बरनवाल हैं। अगर हम ये सब जोड़ लेते हैं तो लगभग मुझे उम्मीद है कि हम शहरी क्षेत्र में तो 25 से 27% हैं और ग्रामीण क्षेत्र में भी 15% से कम नहीं है। लेकिन आंकड़े जो दिखाए जाते हैं वो 2%, 3%। हमारे जो घटक हैं वो 300 कुछ 323। आप ये चाहते हैं कि उपजाति की बात करके जाति की बात हो। आप ये चाहते हैं कि वैश्यों को जाति में गिना जाए, उपजाति में न गिना जाए। हाँ, उपजाति में ना गिना जाए, कहीं रस्तोगी है, कहीं वो है, तो इसलिए वो बढ़ जाते हैं। अगर वैश्य को सब एक जगह जोड़ देंगे तो कम से कम 25% है। और हमें जाति की बात भी ना करके 1 मिनट के लिए हमें राष्ट्र की बात करनी है। हमें मोदी जी का जो विज़न है, देश की सुरक्षा का जो विज़न है, वो जो 56 इंची के सीने का विज़न है, वो राष्ट्रवादी सोच ही कर सकती है कि हमारा पाकिस्तान गया हुआ हमारा सैनिक वापस आया। चलिए संजय जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारे मुद्दों पे आपने बात बताई और टिकट आपको मिले ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। भगवान धन्यवाद आसिफ भाई, जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया मंदिर आपने सपनावत बनाया हुआ, मैं चाहता हूँ देवी मैया पे मैं प्रार्थना भी करूँगा कि आपकी इस मनोकामना पूर्ण करें। दोस्तों, आपसे आगे भी मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल फिर से एक वही अपील, कोविड का बिल्कुल भी अनदेखी ना करें। बहुत बुरी स्थिति आ जाएगी अगर हम लोग इसी तरह बाजारों में बिना मास्क के घूमते रहे और कोविड के नियमों का उल्लंघन करते रहें। सतर्क रहें, सेफ रहें, खुद बचें, दूसरों को भी बचाएं। नमस्कार, धन्यवाद। प्रशासन ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। जिला मुख्यालय में बैरिकेडिंग शुरू कर दी गई है। यहां 14 से 21 जनवरी तक पर्चे भरे जाएंगे। गाजियाबाद में 14 जनवरी से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये उसी की तैयारी है। गाजियाबाद के कलेक्ट्रेट में बैरिकेडिंग की तैयारी शुरू हो गई है। गाजियाबाद में नामांकन प्रक्रिया 21 जनवरी तक चलेगी। गाजियाबाद की 5 विधानसभा क्षेत्रों के लिए नामांकन कलेक्ट्रेट में ही होगा। कलेक्ट्रेट में प्रवेश द्वार से लेकर मुख्य द्वार तक बैरिकेडिंग की जा रही है ताकि प्रत्याशियों के साथ भीड़ अंदर न आ सके। इस बार प्रत्याशियों के साथ केवल 2 लोगों को ही अंदर जाने की अनुमति होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, यू करवट। भाजपा नेता ब्रजपाल तेवतिया वर्षों से मुरादनगर को फोकस करके राजनीति कर रहे हैं। इस बार भी वो मुरादनगर से टिकट की चाह रखते थे, मगर उन्होंने मुरादनगर के साथ मोदी नगर से भी दावेदारी कर चौंका दिया है। विधानसभा चुनाव की बेला है और यहाँ हर कोई खुद को कर रहा महसूस अकेला है। किसी को समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर उसका क्या होगा। यही हाल भाजपा नेता ब्रजपाल तेवतिया का भी है। ब्रजपाल तेवतिया का राजनीतिक क्षेत्र मुरादनगर रहा है। वो टिकट की चाह भी मुरादनगर से ही रखते थे, मगर इस बार की बदली परिस्थितियों ने उनको भी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया है। बताते हैं कि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए ब्रजपाल तेवतिया ने मुरादनगर के साथ साथ मोदी नगर से भी टिकट की दावेदारी पेश की है। ऐसा शायद इसलिए कि उनको लगता होगा कि मुरादनगर से टिकट मिलने के चांस कम हैं। गाजियाबाद की 5 सीटों में से भाजपा एक जाट उम्मीदवार तो उतारेगी ही, तो हो सकता है मोदी नगर से ही उनकी लॉटरी लग जाए। आशित त्यागी, यू करवट। कांग्रेस छोड़कर सभा में शामिल हुए इमरान मसूद ने कानून का उल्लंघन किया है। उन पर आचार संहिता और कोविड नियमों को तोड़ने का आरोप है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
इमरान मसूद द्वारा अंबाला रोड स्थित अपने आवास पर आज एक अपने समर्थकों की मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें काफी भारी भीड़ हो गई थी। उनके द्वारा इस मीटिंग के आयोजन की पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी, जबकि पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता चुनाव की लागू है। इसके अलावा कोविड-19 के दृष्टिगत जो गाइडलाइंस है उसका भी पालन नहीं किया जा रहा था। भीड़ थी, मास्क नहीं लगाए थे, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा जा रहा था। इसको दृष्टिगत एसएचओ कुतुबशेर द्वारा थाना कुतुबशेर पर इमरान मसूद सहित 10 लोगों को नामजद करते हुए कुल 300 अन्य अज्ञात समर्थकों के खिलाफ आईपीसी और महामारी अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत एक अभियोग दर्ज किया गया है। सहारनपुर की देवबंद थाना पुलिस ने नशे के कारोबारियों पर नकेल कसी है। पुलिस ने 4 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 150 से अधिक शराब की बोतल और चोरी के वाहन बरामद किए गए हैं। सीधे कर लो मुंह सीधे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।